वह तुम ही हो एपिसोड नंबर 4। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह बंद आंखों से और बंद होठों के साथ मुस्कुरा रही थी, जैसे बंद आंखों के पीछे खूबसूरत सपने उतर आए हों। तभी पास रखे मोबाइल की बीप पर जैसे वह चौंक गई थी। उसने आंखें खोलकर मोबाइल स्क्रीन देखी और फिर मुस्कुराहट उसके होठों पर सज गई थी। उसने उंगली से स्क्रीन दबाई तो मैसेज उसके सामने था, उस खूबसूरत लड़की के नाम जिसकी वजह से दुनिया मुझे खूबसूरत लगती है। वह कितनी देर स्क्रीन को देखती रही। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ पर उसने सरसरी सी नज़र घुमाई, लेकिन गाड़ी से उतरती आयशा को देखकर वह एकदम से घूमी थी और दूसरी तरफ से उतरते लड़के को देखकर वह उसी बेसाख्ती से बोगनवालिया की बेल के पीछे छुपी थी। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक आयशा गेट के अंदर दाखिल नहीं हो गई। वह गाड़ी चली गई। तभी हसन की गाड़ी गेट के आगे आकर रुकी थी। एक पल के लिए उसका सांस सीने में अटक कर रह गया, जैसे आयशा की जगह वह चोरी करती पकड़ी गई हो। हसन ने एक नज़र दूर जाती गाड़ी को देखा और फिर वह तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। जिया तेज़ होती धड़कनों के साथ नीचे की तरफ भागी थी, जहाँ आयशा की क्लास लग चुकी थी। कहाँ से आ रही हो तुम? हसन के लहजे के साथ उसके चेहरे के रंग भी सख्त थे। दोस्त की बर्थडे पर गई थी, आयशा की मिनमिनाई हुई आवाज़ आई थी। आई किसके साथ हो? वह मेरी दोस्त के साथ। झूठ मत बोलो आयशा, मैंने खुद तुम्हें कार से उतरते देखा है, जिसे एक लड़का ड्राइव कर रहा था। इतनी देर में आयशा संभल चुकी थी। भाई, मैं मेरी दोस्त का भाई था। मैंने टैक्सी के लिए कॉल की थी, लेकिन कोई मिल नहीं रही थी, तो उसने कहा उसका भाई छोड़ आएगा। आप कहें तो नौसीन से बात करवा देती हूँ। कराओ। हद करते हो हसन, इतनी इन्वेस्टिगेशन करोगे? अगर वह कह रही है नौसीन का भाई, तो नौसीन का भाई है तो होगा। जाओ तुम आयशा। ज़किया ने इंटरफेयर करके आयशा को बचाया था। वह तेज़ी से वहाँ से हटी थी। अम्मी, मुझे इसके तौर तरीके पसंद नहीं, नज़र रखें इस पर। उसने गुस्से से चाबियाँ टेबल पर फेंकी। हसन, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी ही बहन पर शक कर रहे हो? अम्मी, शक नहीं कर रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ। अब की बार ज़किया बेगम खामोशी से उसे देख कर रह गई। कुछ दिनों तक आ रही हैं आपा, फिर आयशा का निकाह भी हो जाएगा। मगर मैं चाहती थी तुम्हारी भी बात पक्की कर देती। मुझे छोड़े अम्मी, मेरे और भी बड़े मसले हैं। फैक्ट्री का कंसाइनमेंट क्लियर करने के लिए पूरी तरह कर्ज में डूब चुका हूँ। फैक्ट्री के मसले कम हैं, जो घर आने पर नए मसले शुरू हो जाते हैं। वह बुरी तरह परेशान लग रहा था। हसन, सुनो तो। वह उसे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन वह गुस्से से अपने कमरे से चला गया। ज़किया ने गहरा सांस लेकर सामने देखा तो चौंक गई। पता नहीं इकराम अली कब से वहाँ खड़े सुन रहे थे। वह नज़रें चुराती कमरे की तरफ मुड़ गईं। वह कुछ सोच रहे थे जब हसन दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। अब्बू, कुछ मेहमान आए हैं। कौन आया है? उन्होंने पूछा। जिया की दोस्त और उसकी फैमिली। तो मुझे क्यों बता रहे हो? जिया को बताओ। उन्होंने हैरान से हसन को देखा। लेकिन वह आपसे मिलना चाहते हैं। अब के वह चौंक कर सीधे हुए। खैरियत है? पता नहीं अब्बू, यह तो मिलकर पता चलेगा। वह खुद भी कुछ हैरान था। चलो। उन्होंने कमीज़ पर हाथ फेरकर सलवटों को सीधा किया। वह दबे पांव चलती उसके पीछे आई थी। उसका इरादा उसको डराने का था, लेकिन उसके करीब पहुंचने पर वह बगैर चौंके मुस्कुराती हुई उसकी तरफ मुड़ी थी, और वह जो सोच रही थी कि उसे सरप्राइज़ देगी, वह खुद सरप्राइज़ हो गई थी। मुझे यहाँ अचानक देखकर तुम्हें हैरत नहीं हुई? उसने गले मिलते हुए उमैरा ने उसी तरह से उससे सवाल किया। नहीं, मुझे पता था तुम आने वाली हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई खबर नहीं दी थी। उमैरा ने कहते हुए गौर से उसकी शक्ल देखी, जो जवाब देने के बजाय दोबारा चूल्हे की तरफ मुड़ गई थी। उमैरा ने अब उसके आसपास का जायजा लिया। सेल्फ पर काफ़ी खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही थीं। मुझे कामरान ने फ़ोन करके बताया था तुम लोग आ रहे हो। ओहो, तो यह बात है। उमैरा ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। कब से चल रहा है यह सिलसिला? ना चाहते हुए भी उमैरा का लहजा तल्ख हो गया। जिया ने मुड़कर संजीदगी से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी, और कामरान भाई कज़िन है मेरे, और मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और मुझे ही नहीं मालूम। उसका लहजा गुस्सीला था। इतना ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है उमैरा। कामरान ने मुझे मना किया था। उन्हें लगता था तुम्हें यह ठीक नहीं लगेगा। तुम हमारा रिश्ता नहीं होने दोगी क्या? अफसोस के मारे वह इतना ही बोल सकी। मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्यों
क्योंकि तुम कामरान को पसंद करती हो। यह कामरान ने तुमसे कहा? अब की बार उमैरा का लहजा बहुत संजीदा था। हाँ, और तुमने मान लिया? उमैरा के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उमैरा ने गहरा सांस लेकर उसका नज़रअंदाज करने वाला अंदाज देखा। मैं तो तुम्हें कुछ कहने समझाने आई थी, अपनी दोस्त और बहन समझकर, लेकिन मुझे लगता है अब इसकी ज़रूरत नहीं। जिया के कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, तभी हसन आ गया और उमैरा ने उमैरा को देखकर मुस्कुरा दिया। अब्बू बुला रहे हैं, चाय ले आओ, उसने जिया से कहा था। हसन के जाने के बाद जिया ने उमैरा को देखा, लेकिन इससे पहले वह कुछ कहती उमैरा किचन से निकल गई थी। भाई साहब, आपको अजीब लगेगा कि ना जान ना पहचान रिश्ता मांगने आ गए, लेकिन उमैरा को तो आप जानते हैं, मैं उमैरा की फूफो हूँ और कामरान मेरा बेटा डॉक्टर है, उसी का रिश्ता लेकर आए हैं हम आपकी बेटी के लिए। इकराम और ज़किया ने उन्हें चौंक कर देखा था। भाई साहब, माँ बाप का तो अपनी औलाद की शादी के अरमान ही बहुत होते हैं, ख़ासकर अगर औलाद एकलौती हो तो। मेरा बेटा माशाअल्लाह एक ही है, आपके भी बड़े अरमान होंगे। मैं तो कामरान की शादी अपनी मर्ज़ी से बड़ी ऊंची जगह पर कराना चाहती थी, लेकिन जब कामरान ने बताया कि उसने लड़की पसंद कर ली है तो दिल बहुत बुरा हुआ। लेकिन जवान औलाद है, बंदा क्या कर सकता है। लेकिन अब आप लोगों का घर बार देखा तो दिल खुश हो गया। तभी जिया हसन के साथ अंदर दाखिल हुई। सलाम करने के बाद वह अब प्लेटें सर्व कर रही थी। ज़किया और इकराम अली हैरानी से नुसरत की बातें सुन रहे थे। उमैरा ने एकदम से पहलू बदला। अंकल, फुप्पो जिया की बात कर रही है। अब की बार नुसरत चौंकी। क्या इनकी और भी बेटी हैं? यह सवाल उन्होंने उमैरा से किया था। बाकी सबके साथ जिया भी उमैरा को देखने लगी। जिया अंकल की सगी बेटी नहीं है। उमैरा के कहने पर नुसरत के साथ आई उनकी दो बेटियों के चेहरे पर मुरव्वत के मारे जो मुस्कुराहट थी वह भी गायब हो गई थी। इकराम अली ने गौर से उनके रंग देखे थे, लेकिन जिया मेरी सगी बेटी से भी ज़्यादा है। उन्होंने एकदम से जिया का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लिया, जबकि जिया का रोल खामोश तमाशाई का था। जिया का रिश्ता हो या ना हो, उससे उन्हें कोई गरज ना थी। वह सिर्फ हसन के मजबूर करने पर वहाँ बैठी थी। लेकिन नुसरत को तो जैसे सोच में पड़ गई थी, बात आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। उनके साथ बैठी उनकी बड़ी बेटी ने उनको टहुका दिया था। तो भाई साहब, क्या कहते हैं आप? बहन जी, बात ऐसी है, ये फ़ैसले इतनी जल्दी नहीं किए जाते। आप सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दें। यह आपने खूब कही भाई साहब। मेरा यहाँ आना, आपका हाँ कहना बस एक फॉर्मेलिटी है, वरना बच्चे तो आपस में बात तय कर चुके हैं। उन्होंने एक चुपती नज़र जिया पर डाली, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। हो सकता है जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो, लेकिन फिर भी मुझे अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब की बार इकराम अली का लहजा संजीदगी लिए हुए था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, आप पूरी तरह से अपनी तसल्ली कर लें। अम्मी एक्चुअली कामरान की शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। कामरान की बहन ने अचानक दरमियान में बोलकर बात को संभाला था, जबकि जिया से फिर उसके बाद वहाँ ज़्यादा देर बैठा नहीं गया। वह जितनी खूबसूरत और खुशगवार थी, शाम होते होते वह तकलीफ़ और गुस्से में बदल गई थी। वह लोग जा चुके थे, लेकिन जिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नीचे जाकर इकराम अली और ज़किया का सामना करे। तब ही वाइब्रेट में लगा उसका फ़ोन थिरकने लगा और स्क्रीन पर नज़र आते नाम को देखकर उसने होंठ और मुट्ठियाँ भींचकर खुद को ठंडा करने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद करके उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ बड़ी लगावट से उसे पुकारा गया था। वह क्या कह रहा था उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी खामोशी को शायद उसने भी महसूस कर लिया था, इसीलिए खामोश हो गया था। इतनी चुप क्यों हो जिया? कामरान, क्या आपने अम्मी को बताया नहीं कि मैं अब्बू की सगी बेटी नहीं? क्यों, कुछ हुआ है? वह चौकन्ना होकर बोला। आपको नहीं लगता उनको पता होना चाहिए था? इससे क्या फ़र्क पड़ता है जिया? पड़ता है। उनके चेहरे से लग रहा था उनको फ़र्क पड़ा है। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अम्मी की आदत ही ऐसी है। और फिर क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुम खुश हैं, काफ़ी है। यही बात वह बार बार कर रही थी। पता नहीं, जैसे उनको पता नहीं कितनी बार मैं छुप छुप कर आपसे मिलती रही हूँ। 100 बार अब्बू को जता रही थी। बच्चों की मर्ज़ी है। आप जानते हैं अब्बू के सामने मैं कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी।
मुजरिम ना होते हुए भी शर्मिंदगी के मारे मैं उन्हें फेस नहीं कर पा रही थी। वह रो देने को थी। जिया प्लीज़, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं। अम्मी को मनाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए और तुम मेरे लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कि वह कुछ नाराज़गी से बोला, अभी तो कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ा। यह हाल है, बाद में पता नहीं क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। उफ़ जिया, कितनी नेगेटिव सोच रही हो तुम। मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, यकीन करो, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। वह एक बार फिर उससे बातों में उलझा रहा था। वैसे तो सब ठीक है, अब्बू उसके अस्पताल से भी पता करवाया है। अब्बू ने उसके अस्पताल से भी पता करवाया है, उसके कुलीग से भी पूछा है। और घर वाले, वह तो उस दिन अपने लिए आपने देख ही लिए थे। हसन जताते हुए अंदाज में बोला, सच पूछो तो मुझे लड़के की माँ बहनें पसंद नहीं आईं। काफ़ी तेज़ लगती हैं। जिया उनको हैंडल नहीं कर सकती और लालची भी लगे मुझे वह लोग। सोच रहा हूँ मना कर दूँ। मुझे नहीं लगता आपको मना करना चाहिए। क्यों? वह चौंक कर उसे देखने लगे। एक बार जिया से पूछ लें। हसन के कहने पर वह कितने लम्हे तक उसका चेहरा देखते रहे। बुलाओ उसे। हसन सिर हिलाकर बाहर निकल गया। उसके निकलते ही उन्होंने जिया की तरफ देखा, जो इस दौरान खामोशी से टीवी देख रही थी, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि ध्यान इस तरफ नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या जवाब देना चाहिए? जकिया ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा और गहरा सांस लेकर टीवी की आवाज़ बंद कर दी। मुझे अपने ऐसा कोई हक दिया ही नहीं कि मैं राय दे सकूं। आप उसके ज़्यादा सगे हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं। आज बहुत दिनों बाद जकिया ने कड़वी ही सही लेकिन उनसे बात की थी। उसूलन यहाँ सब जिया से बड़े हैं, लेकिन खैर, उन्होंने कुछ भी कहने से खुद को रोका था। सोचा आपको याद दिला दूँ, आयशा आपकी ही बेटी है और जिया से बड़ी है। पता है मुझे, लेकिन जिया का रिश्ता आया है तो इसलिए मना कर दूँ कि आयशा जिया से कुछ महीने बड़ी है। मैंने आपको बताया था आपा आयशा का रिश्ता मांग रही हैं, लेकिन तब आपको आयशा छोटी लग रही थी। इकराम अली ने गहरा सांस लिया। तुम्हें जो मुनासिब लगता है करो। हाँ, मेरी बेटी है, मैं कर लूँगी। आप अपने सगी की परवाह करें। वह जलकर बोली। तभी हसन के साथ जिया अंदर दाखिल हुई थी। आ बेटा, उस दिन जो डॉक्टर कामरान का प्रपोज़ल आया था, तुम्हारी राय जाननी थी उस बारे में। मैं अब्बू वह कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगी। हाँ बेटा, तुम्हारी मर्जी होगी तो हम हाँ कर देंगे। अगर तुम्हें पसंद है तो बता दो, अगर ना पसंद है तो भी बता दो। अब्बू, जैसी आपकी मर्जी, वह उंगलियां चटकाते हुए बोली। उन्होंने एक नज़र हसन को देखा, जो जिया को ही देख रहा था। मैं सोच रहा हूँ इनकार कर दूँ। वह जिया पर नज़र जमा कर बोले, और जिस तरह एक झटके से आंखें उठाकर उन्होंने देखा, हसन के बयान की जस्टिफाई हो गई थी। उसका परेशान चेहरा उसके दिल की बात बयान कर रहा था। बच्चे बड़े हो गए हैं। गहरा सांस लेकर उन्होंने खुद से कहा था। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। हसन ने कहा था कि उन लोगों को फ़ोन कर हाँ कर दें। निकाह का फंक्शन बहुत शानदार था और तुम इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि हद नहीं। कामरान भाई की नज़रें तुमसे हट नहीं रही थी। वह मुस्कुराकर एल्बम के पेज उलटते हुए कमेंट्स भी कर रही थी, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने एल्बम से नज़र हटाकर उसको देखा, जो गहरी सोच में गुम थी। तुमसे बात कर रही हूँ जिया। हाँ, सुन रही हूँ। क्या सुन रही हूँ? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, उमेरा नाराज़गी से बोली। फंक्शन तो अच्छा होना था, लाखों लगे थे। वह तंजिया अंदाज में बोली। अब्बू की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, वह मुझ पर जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं उसी घर में रहती हूँ, सब पता चलता है। मैंने कामरान से भी कहा था निकाह सादगी से कर लेते हैं, लेकिन नहीं, माँ बेटे का एक ही नारा। मैं इकलौता हूँ, मेरी माँ के अरमान हैं, मेरे रिश्तेदार, हमारी इज्जत, सब कुछ उनका, हमारा कुछ नहीं। वह गुस्से से बोलते हुए रुहासी हो गई। कौन लोग मुँह से डिमांड करते हैं अपने 3-3 जोड़ों के साथ खाला, चचियाँ, मुमानियाँ के जो जोड़े मांगे। मैंने अपने से महंगे उनके कपड़े लिए कि उन्हें बातें बनाने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी उन्हें अगले दिन फ़ोन करके आंटी से शिकायत की। कपड़े हल्के क्वालिटी के थे और आंटी ने जिस तरह मुझे देखा था, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरा मुझे कैसा महसूस हो रहा था। मैंने यह निकाह इज्जत के लिए, खुशी के लिए किया था, लेकिन यहाँ भी मुझे इज्जत नहीं मिल रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वह बेबसी से उमेरा को देखने लगी, जो लगातार खामोश थी। तुम कुछ नहीं कहोगी उमेरा? क्या कहूँ जिया? मैं कुछ कहूँगी तो तुम कहोगी तुम्हारा रिश्ता तोड़वाना चाहती हूँ। कम से कम उमेरा, तुम तो तंज मत किया करो। वह रो पड़ी। क्या कहूँ जिया? शायद तुम्हें खुद महसूस नहीं होता कि तुम बदल गई हो। यह कोई और जिया है जिसे अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता। अपनी खुशियों के लिए किसी की दौलत का भरोसा तोड़ सकती है।
दौलत का और दिल का भरोसा तोड़ सकती है। वह उसकी बेहतरीन दोस्त थी और उसे किसी पिछली बात का हवाला देकर उसे आईना दिखा रही थी जिसमें उसकी सूरत इतनी भयानक नज़र आ रही थी कि वह खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं उस दिन तुम्हें फुप्पो के बारे में ही बताने आई थी, हालांकि मेरा ख्याल था तुम्हें पता होगा। मैं अक्सर फुप्पो के किस्से तुम्हें सुनाती थी। मुझे लगा तुम इनकार कर दोगी, और सच पूछो तो मुझे इस बात का दुख हुआ था कि तुम कामरान भाई के कांटेक्ट में थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं मुतमईन थी कि तुम इनकार कर दोगी। बताओ मुझे, अब मैं क्या करूं? वह रोते हुए बेबसी से बोली। अब क्या हो सकता है, ये रिश्ता जुड़ चुका है, अब निभाना पड़ेगा। उमेरा अगर वैसी तरह डिमांड करते रहे तो अब्बू कैसे उन्हें पूरा करेंगे? मैं और कितना उन पर बोझ बनूं? फुप्पो को कुछ समझाना मुश्किल है, तुम कामरान भाई को धीरे धीरे समझाओ। मेरा ख्याल है वह समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता। वह मायूसी से बोली। जिया, अभी निकाह को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम इतनी मायूसी की बातें करने लगी हो? कामरान भाई बहुत रंगीन तबीयत के मालिक हैं। बहुत सी लड़कियों से उनकी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने निकाह तुमसे किया, मतलब वह तुम्हारे लिए संजीदा हैं। इसी की कसर रह गई थी। उमेरा की बात सुनकर जिया ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उमेरा को महसूस हुआ उसने शायद गलत मौके पर गलत बात कर दी है। दूर करो जिया इन बातों को। अल्लाह ने चाहा तो आगे सब अच्छा होगा। तुम सब वहम दिमाग से निकाल दो। कामरान भाई अच्छे हैं, वह तुम्हारी बात समझेंगे। वह गहरा सांस लेके उसकी तरफ मुड़ी। उमेरा, कुछ भी हो जाए प्लीज़ तुम मुझसे कभी नाराज़ ना होना और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया, तुम्हें दुख दिया। उमेरा ने एकदम से उसे गले लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वह उसकी पीठ सहलाते हुए बोली। मौसम खुशगवार था तो वह चहलकदमी के लिए घर से बाहर आ गए थे। थोड़ी दूर चलने से सांस फूलने लगा था तो वह पार्क के बाहर रखे बेंच पर बैठ गए। कितनी देर बेख्याली में सामने देखते रहे और कुछ याद आने पर जैसे आंखें नम हो गई थीं। तभी उनके पड़ोसी इकबाल साहब उनके पास आकर रुके थे। क्या बात है इकराम साहब, ऐसे क्यों बैठे हैं? बस वॉक पर निकला था, सोचा थोड़ा बैठकर मौसम एंजॉय कर लूँ। वह भी सिर हिलाकर उनके साथ बैठ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना इकराम साहब? बातों के दौरान इकबाल साहब ने गौर किया कि इकराम साहब के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। पता नहीं घबराहट सी हो रही है। वह सीना मसलते हुए बोले। चलें आपको डॉक्टर के पास ले चलूँ? इकबाल साहब परेशानी से बोले। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं, शायद बीपी लो हो गया है। वह उनकी तसल्ली के लिए मुस्कुराकर बोले। चलें आपको घर छोड़ दूं। उनके कहने पर वह खामोशी से उनके साथ चलने लगे। घर पहुंचकर वह खामोशी से सोफे पर बैठ गए। आयशा ने पानी का गिलास लाकर उनके सामने रखा। उन्होंने 2 घूंट पीकर गिलास वापस रख दिया। तभी ज़किया 2 बड़े बड़े टिफ़िन लेकर किचन से निकली। अम्मी, क्या आप सुबह से खुद को किचन में थका रही हैं? मैंने आपसे कहा भी है मैं पैसे दे आता हूँ। पैसे भी दे आओ, लेकिन ये खाना भी यतीम बच्चों को दे आओ। आज मेरे फैज़ की सालगिरह है। मैंने सब खाने उसकी पसंद के बनाए हैं। वह खाएंगे तो मेरे बच्चों को दुआ देंगे। भूख का इतना कच्चा था, पता नहीं परदेश में घर का खाना मिलता होगा भी या नहीं। वह रो पड़ी। इकराम अली को अपने बाईं तरफ दर्द की लहर उठती महसूस हुई थी। अम्मी, उसकी फ़िक्र ना करें, वह ठीक है। हसन ने उन्हें साथ लगाकर तसल्ली दी थी। तुम्हारी बात हुई है उससे? उन्होंने चौंक कर उसे देखा तो वह मुस्कुरा दिया। तभी जिया के चीखने की आवाज़ पर वह एक साथ मुड़े थे, जहाँ इकराम अली सीने पर हाथ रखे दोहरे हो रहे थे। हसन भागता हुआ उनकी तरफ आया। क्या हुआ अब्बू? वह और जिया उनकी पीठ सहलाने लगे, जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हसन, अस्पताल ले चलो इन्हें, जकिया ने रोते हुए हसन से कहा। हसन ने उनको सहारा देके खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गए थे। उन तीनों की चीखें एकदम निकल गई थी। इकराम अली को हार्ट अटैक हुआ था। वह आईसीयू में थे और बाहर वह चारों उनकी ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे। अम्मी, आप बैठ जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हसन ने कंधे से थाम कर उन्हें बेंच पर बैठाया। हसन, डॉक्टर कुछ क्यों नहीं बता रहा? एक बार इकराम ठीक हो जाए हसन, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, कभी नाराज़ नहीं होंगी। आयशा भी आकर माँ के कंधे से लग कर रोने लगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप दुआ करें, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वह जिया से कहकर कॉरिडोर में मुड़ा था। वह दुखती हुई आंखों से जिया और आयशा को देखने लगी थी। दुख तो उसे भी बहुत था। वह उसके लिए बाप से बढ़कर थे, लेकिन वह आयशा की तरह जकिया के गले लगकर अपना दुख का इजहार नहीं कर सकती थी। उसको बहुत रोना आ रहा था। वह खुदा से भी अपने गुनाह की माफ़ी मांग रही थी। जकिया ने तो अपनी सारी गलती मान ली थी, लेकिन वह किसी को कुछ भी बता नहीं सकती थी कि वह कितनी बड़ी गुनहगार है। उसने बेदर्दी से अपनी आंखों को रगड़ कर आंसू को साफ किया, लेकिन सामने से जो आ रहा था
वह उसे अपनी नज़रों का धोखा लगा, लेकिन वह उसे ही सोच रही थी। वह पलकें झपके बगैर उसे देख रही थी, जो लम्हा लम्हा उसके करीब आ रहा था और उसकी तरफ देखे बगैर ही उसके करीब से गुजर गया था। वह ट्रांस की हालत में मुड़कर उसके बैग को देखने लगी, लेकिन जिस वक्त आयशा और जकिया रोते हुए उसके गले लगी थी, उसकी सांस सीने में रुक गई थी। वह ख्वाब नहीं था, हकीकत था। वह फिर आ गया था। हस्सान किचन में आया तो वह चूल्हे के आगे खड़ी थी, लेकिन ध्यान शायद वहाँ नहीं था। तभी चूल्हे पर रखा दूध उबल गया था। हस्सान ने तेज़ी से आगे बढ़कर बर्नल ऑफ किया तो वह हड़बड़ाकर सीधी हुई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हस्सान ने गौर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने मुंह से कुछ कहने के बजाय सर नहीं में हिलाया। अबू ठीक हैं? उसकी खोजती नज़रें खुद पर महसूस करके उसने सवाल किया। पहले से बहुत बेहतर हैं। आज या कल डिस्चार्ज होकर आ जाएंगे। तुम्हारा पूछ रहे थे तुम क्यों नहीं जा रही? उसने जानबूझकर ये सवाल किया। बस ऐसे ही, वह उंगलियां चटकाते हुए बोली। हस्सान ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। मैं जानता हूँ तुम फैज़ की वजह से नहीं जा रही। तुम्हारे वजह से, तुम्हारे पास जो वजह है, तुम उस रवैये के लिए हक पर हो, लेकिन कभी कभी हकीकत तल्ख होती है और इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हालात से। फैज़ इस घर का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता फैज़ ने जो किया ठीक किया, वह गलत था और वह उसकी सज़ा भुगत चुका है। इतने साल अपनों से दूर रहना किसी सज़ा से कम नहीं होता। फैज़ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो वापस आया है। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो अम्मी और आयशा से भी नहीं की। तुम्हें पता है ना हमारी फैक्ट्री कितने नुकसान में जा रही है। बुरे वक्त में हो तो अपने भी साथ नहीं देते। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जहाँ जाता, जिससे मदद मांगता, सब इनकार कर देते। मैं फैज़ के दोस्त से भी मिला, उससे मदद की बात की, उसने इनकार नहीं किया। उसी ने शायद मेरी हालात के बारे में फैज़ को बताया होगा, लेकिन तब ही 2.5 साल बाद फैज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया। तुम यकीन करो, उसकी आवाज़ सुनकर मुझसे बोला भी नहीं गया। और जब उसने बताया कि उसने 50 लाख की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की है, मैं रो पड़ा। मैं मेरा भाई था, मेरी तकलीफ़ समझ गया था। यह बात अब्बू को नहीं पता और न मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वह अभी भी फैज़ से नाराज़ है। सिर्फ अम्मी की वजह से खामोश है, क्योंकि वह बहुत खुश हैं। अगर तुम इस तरह अलग अलग रहोगी तो अब्बू कभी फैज़ को के साथ नॉर्मल नहीं होंगे। मुझे पता है तुम्हें उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी खातिर उसे माफ़ कर दो। प्लीज़ हस्सान, ऐसी बातें ना करें। कौन किसका गुनहगार है यह तो खुदा को पता है, और यह घर फैज़ का है। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि मुझे अच्छा लगा या बुरा। मैं इसी वजह से आप सबको फेस नहीं कर पा रही कि यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी गलती नहीं थी जिया। फैज़ से हमें ये उम्मीद नहीं थी। जिया बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किस मुँह से कहती। वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। वह अगर सबके सामने उसकी असलियत खोल दे तो यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। चलो शाबाश, अब दिल साफ़ करो और अब्बू आए तो नॉर्मल बिहेव करना। वह उसका सर थपथपाकर बाहर निकल गया।